अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मेल इनफर्टिलिटी की। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी की। बेसिकली हमारे पास पेशेंट्स आते कैसे होते हैं, ऐसे आते होते हैं कि मिसेस एक्स वाई जेड है, मैरिड है, 2 ईयर्स से नली पेरेंट्स है, हैज़ कम टू ओपीडी, शी वांट्स टू कंसीव। या तो एक सिनेरियो ऐसा आता होता है हमारे पास, या फिर जो है ना हमारे पास ऐसा सिनेरियो होता है कि मिस्टर ए बी सी मैरिड फॉर 6 ईयर्स, P1+0, लास्ट डिलीवरी 5 ईयर्स बैक, केम टू ओपीडी, शी वांट्स टू कंसीव। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? जैसे कि मैंने मेल इनफर्टिलिटी वाली वीडियो में भी बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। इस वाले सिनेरियो में हमारे पास क्या बता रही है, कभी कंसीव ही नहीं करा, तो ये क्या कॉज हो गया? प्राइमरी इनफर्टिलिटी का। और इस वाले के सिनेरियो में क्या हुआ कि पिछले बार इसने डिलीवर किया है, कंसीव किया, लेकिन अब नहीं कर पा रही है, तो इसमें क्या कॉज होगा? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। ये वही बात है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए अगर पेशेंट जो है प्रेग्नेंट होना चाहती है वुमेन, तो उसमें हमारे पास 3-4 चीज़ें जो होना ज़रूरी है। एक, ओवुलेशन हो, फैलोपियन ट्यूब से जाए, फैलोपियन ट्यूब का कोई मसला ना हो ताकि वो आराम से ट्रैवल कर सके ओ साइड, ठीक है। तीसरी बात, फर्टिलाइजेशन हो, स्पर्म ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। और चौथी बात कि इम्प्लांटेशन हो, इम्प्लांटेशन में कोई रुकावट ना हो। ये चारों चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक जो है ना वुमेन फर्टाइल नहीं होगी, ठीक है। अब जो है ना ये हमारे पास आपको पता ही है, पहले भी पता है कि किस तरीके से हार्मोनल इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी LH-FSH सर्ज होता है, और जो ओवरी पे जाके एक्ट करता है। और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन की स्टिमुलेट होता है, की फॉर्मेशन होती है, और फिर यूट्रस पे जाके वो एक्ट करते हैं। इस तरीके से हमारे पास पूरा हार्मोनल प्रोसेस चल रहा होता है। इसको हाइपोगोनाडोल एक्सेस भी कहते होते हैं। ये भी पता ही है आपको। एक्सेस ये बताने का मतलब ये है कि इसमें जो है ना जो हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस है ना वो किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। ये अगर अपनी जगह से हट जाए या कम हो जाए किसी वजह से इस लेवल पे, तो जो है ना इनफर्टिलिटी होगी, ठीक है। अब कुछ कॉजेज देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर ओवुलेशन ही ना हो तो जब ओवुलेशन ही नहीं होगी, एग ही नहीं होगा, तो फिर आगे का प्रोसेस भी कंटिन्यू नहीं होगा। तो ओवेरियन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ओवेरियन डिसऑर्डर्स में ना डिसओवुलेटरी, एनओवुलेटरी, ये ना आगे जाके डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपने याद क्या रखना है, ओवेरियन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सेकेंडली, ट्यूबल डिसऑर्डर्स की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही होती है। ट्यूब का कोई भी मसला है जिसकी वजह से जो है ना ओवम ट्यूब में ट्रैवल ही नहीं कर पा रहा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। ट्यूब का डिसऑर्डर हो सकता है। कोई हमारे पास यूट्राइन कैविटी का डिसऑर्डर हो सकता है। कोई पेल्विक कॉजेस हो सकते हैं जिसमें एंडोमेट्रोसिस, एडिशंस वगैरह हो गई। कोई यूट्राइन का फैक्टर हो सकता है कि हमारे पास कोई टीबी है, फाइब्रॉइड है, सिनकाएँ हैं, एडिशंस हैं, कॉन्जेनाइटल मेलफॉर्मेशन है, यूट्रस का कोई मसला है जहाँ पे इम्प्लांटेशन में मसला आ रहा है, किससे हो सकता है। या फिर सर्विक्स का फैक्टर है, कोई स्पर्म की पेनिट्रेशन ही नहीं हो पा रही, या फिर कोई मेल इनफर्टिलिटी है जिसकी वजह से, मतलब फीमेल तो बिल्कुल सही है कि उसमें कोई भी कॉज नहीं मिल रहा है, कोई भी कॉज, तो हम किस पे सिर्फ जाएंगे कि उसमें मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है जिसकी वजह से जो है ना कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो ये मेनली हम इन कैटेगरीज में, इन 5 कैटेगरीज में फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज को डिवाइड करते हैं। अभी हम फर्दर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं क्या क्या ओवेरियन डिसऑर्डर्स में क्या क्या हो सकते हैं। ओवेरियन में बात करें तो हमारे पास या फिर इनफ्रिक्वेंट ओवुलेशन है, ओवुलेशन कम हो रही है, या ओवुलेशन ही नहीं हो रही है। ये दो बातें। जैसे कि अगर हम बात करें कि एनओवुलेशन की, ओवुलेशन ही नहीं हो रही, या तो उसमें क्या है कि एनओवुलेशन किस वजह से नहीं हो रही है, कोई जेनेटिक कॉज हो सकता है, ऑटो इम्यून हो सकता है, या कोई वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी पे जिसकी वजह से ओवुलेशन ही नहीं हो पा रही है, या फिर ओसाइट एजिंग हो गई है, या सिस्ट बनी हुई है में जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो रही है। मैंने बात करी, रेडिएशन की बात कर ली, इडियोपैथिक कॉज हो सकता है, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकता है, ठीक है। ओवेरियन डिसफंक्शन जो है ना सेकेंडरी भी हो सकता है गोनाडोट्रोपिन रेगुलेशन की वजह से। इसमें मैं आपको मेनली आपने बस ये याद रखना है, पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकती है, हाइपोफिसिस एंड थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी हो सकती है। अगर हम लोग मेजरली बात करें ना कि हमारे पास क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं ओवुलेशन की, कुछ मेडिकेशंस भी हो सकती है। मेनली आपने ओवुलेटरी डिसफंक्शन में ना आपने याद रखना है, या तो ओवुलेशन हो ही नहीं रही है,
या जो ओवुलेशन हो रही है ना वो कम हो रही है। ओवुलेशन हो ही नहीं रही है मतलब कोई हमारे पास प्राइमरी कॉज हो सकता है, मतलब कि या सेकेंडरी कॉज हो सकता है कि हमारे ऊपर से हार्मोन का सर्ज ही नहीं आ रहा है, LH FSH में मसला है, वहाँ कोई एडिनोमा है, पिट्यूटरी एडिनोमा है, या जो भी मसला है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज ही नहीं हो रही जिसकी वजह से जो है ना ओवुलेशन ही नहीं हो रही, ठीक है। या कोई इनफ्रिक्वेंट ओवुलेशन है, जैसे कि मीनोपॉज का टाइम पीरियड होता है, उस वक्त ओवुलेशन कम होना शुरू हो जाती है, एजिंग हो गई है, सही है, या कोई सिस्ट है जिसकी वजह से ओवुलेशन कम हो रही है, याद रखना है। अब ये किसी भी डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे मेडिकेशन हो गई, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गई, थेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे पेशेंट, इस वजह से भी जो है ना ओवुलेशन नहीं होती है। एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। oocyte एजिंग की हमने बात कर ली। oocyte एजिंग में हमारे फॉलिकल्स जो होते हैं ना वो कम होना शुरू हो जाते हैं। जब फॉलिकल्स कम होंगे तो oocyte कैसे डेवलप होगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूबल फैक्टर्स की। ट्यूबल फैक्टर्स में ना हमारे पास बहुत सारी आ जाती है, जैसे कि ट्यूबल डिजीज हो गई, पेल्विक एडिशंस हो गई, क्रॉनिक सल्पिंजाइटिस हो गया, ट्यूबल लाइगेशन कराई है पेशेंट ने, PID है, STDs है, या इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस उसने लगवाई हुई है, सीवियर एंडोमेट्रोसिस है। क्योंकि एंडोमेट्रोसिस में ना अब बाहर भी हमें मिल रहे होते हैं एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, तो कहीं भी हो सकती है, पेल्विक सर्जरी कराई तो कोई भी कॉज हो सकता है, पेल्विक TB, सल्पिंजाइटिस, स्टोमस वगैरह। या उसने जो है ना रिमूवल कराया हो सेल्पेंजिस का की वजह से, या ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो, इस वजह से भी जो है ना ट्यूबल फैक्टर्स हो सकते हैं। एंडोमेट्रोसिस की बात कर ली हम लोगों ने। इसके अलावा अगर हम बात करें लियोमायोमा, जैसे एडिनोमायोमा हो सकता है यूट्राइन फैक्टर्स में, मलेरियन एनोमलीज हैं, कॉन्जेनाइटल ही कोई मसला है तभी जिस वजह से ना यूट्रस में प्लांटेशन नहीं हो पा रही, मे बी डबल यूट्रस हो, बाइमैनुअल यूट्रस हो जिसकी वजह से नहीं हो पा रही, लियोमायोमा हो, ठीक है। या कोई पॉलिप एंडोमेट्रियल पॉलिप हो, सिनगाएं हो, इन सब की वजह से जो है ना हमारे पास नहीं हो रही होती। कौन कौन से फैक्टर्स की बात करी अभी तक हमने? बात करी ओवेरियन डिसफंक्शन की, ट्यूबल फैक्टर्स की, यूट्राइन फैक्टर्स की। अब सर्वाइकल और वेजाइनल फैक्टर्स। सर्वाइकल फैक्टर्स मतलब कि उसका जो ये ना सर्विस को ट्रॉमा हो गया है, कोई सर्जरी या ट्रॉमा हो गया है, या स्टिनोसिस हो गई है जिसकी वजह से जो है ना स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो पा रही है, वो जा ही नहीं पा रहा है अंदर तक, तो जिसकी वजह से जो है ना इनफर्टिलिटी हो रही है। या कोई वेजाइनल फैक्टर हो गए, इन्फेक्शंस हो गई, कोई या पर्टिकुलर एंटीबॉडीज हो गई, इस वजह से भी हो रहे थे। अब कुछ इम्यून फैक्टर्स होते हैं, इसमें एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है जिनमें, जिसकी वजह से जो है ना इनफर्टिलिटी हो रही होती है। जेनेटिक कॉजेस होते हैं, जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, ट्राइसोमीज हो गई, ठीक है, इन सब की वजह से भी जो है ना इनफर्टिलिटी हो रही होती है। तो अब ना इसको एवेलेट कैसे करना है, कॉजेस तो आपको पता चल गए कौन कौन से क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। अब एवेलेट करने के लिए हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हमने क्या क्या क्वेश्चंस पूछना है अगर हमारे पास एक पेशेंट आ रही है कि वो इनफर्टाइल है 1 ईयर से, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे? ड्यूरेशन पूछेंगे उसकी इनफर्टिलिटी का, प्रीवियस पूछेंगे पहले प्रेगनेंसी थी अब नहीं है क्या सीन है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछेंगे, एज ऑफ मेनार्की वगैरह, पास ऑब्स्टेक्ट हिस्ट्री, प्रीवियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो कोई कॉन्ट्रासेप्शन तो नहीं यूज़ करे, कोई PID तो नहीं थी उसको, कोई सिस्टमिक डिजीजेस तो नहीं थी, कोई एबनॉर्मल पेप स्मीयर्स उसने कभी टेस्ट करवाया हो, या कोई पास सर्जरी हो उसकी, कोई ड्रग हिस्ट्री तो नहीं लेती कहीं, ऐसा तो नहीं है एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक्स ले रही हो जिसकी वजह से जो है ना डिक्रीज इन ओवुलेशन हो जाती है। और इसके अलावा जो है ना फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। BMI बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BMI जिन लेडीज में बढ़ा हुआ होता है ना उनमें बहुत चांसेस होते हैं कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, PCOS हो, जिसकी वजह से जो है ना ओवुलेशन में मसला हो रहा होता है। ये सब हम लोगों ने फिजिकल एग्जामिनेशन में करना है। थायराइड का मसला तो नहीं है कोई, अगर जिन पेशेंट्स में जो है ना हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना, हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म वो भी मसला कर रहा होता है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ना HMB करवा रहा होता है जिसकी वजह से भी ना हमारे पास डिफिकल्टीज होती हैं प्लांटेशन वगैरह में। इन्वेस्टिगेशंस पे आ जाते हैं, जो कि हमारा मेन कंसर्न है कि हम लोग फर्टिलिटी क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। एक तो हमारे पास जनरल वर्कअप होगा। जनरल वर्कअप में क्या होगा कि हम हीमोग्लोबिन के लेवल्स कराएंगे, यूरिन, ब्लड ग्रुप, शुगर, VDRL, HIV, HbSAg, यूरिया क्रिएटिनिन कराएंगे। दूसरा है हमारे पास जो हमारा मेन कंसर्न है, टेस्ट फॉर ओवुलेशन एंड टेस्ट फॉर
ट्यूबल पेटेंसीज। टेस्ट फॉर ओवुलेशन में ना हम लोग क्या क्या करा रहे होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट ट्यूबल पेटेंसी कराते हैं, एफएसएच एलएच थायराइड फंक्शन, प्रोलैक्टिन कराते हैं, स्क्रीनिंग कराते हैं कोई एसटीडीज के लिए। अगर जो है ना एसटीडीज होंगी उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री लेंगे, फिर उसके लिए स्क्रीनिंग कराएंगे, माइक्रोस्कोपी कराएंगे सर्वाइकल म्यूकस के लिए, डाहाइड्रोपिस्टोन सल्फेट और टोटल टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स करवा रहे होते हैं। ठीक है, अब हमने जो बात की थी ना टेस्ट फॉर ओवुलेशन वो देख लेते हैं। टेस्ट फॉर ओवुलेशन के ना हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं, ये सब टेस्ट हैं, ये लिस्ट है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराते हैं, एंड में कराते हैं जब हमें कुछ पता ना चल रहा हो। ठीक है, मेनली हम सीरम प्रोजेस्टेरॉन कराते हैं, सीरम एलएच, यूरिनरी एलएच करा रहे होते हैं, और सीवियर ट्रांसजेंडर सोनोग्राफी करा रहे होते हैं। ये आपको डेज पे करवा रहे होते हैं, ना भी पता हो तो कोई मसला नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ओवुलेशन के कौन कौन से टेस्ट हैं। अगर हम ओवुलेशन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्या टेस्ट है, सीरम प्रोजेस्टेरॉन, सीरम एलएच, या सीरम एलएच कराते हैं, यूरिनरी एलएच कराते हैं। पर्टिकुलरली जो है ना इन डेज पे करा रहे होते हैं क्योंकि इनमें सर्ज हो रहा होता है ना एलएच का, तो फिर इन डेज में करा रहे होते हैं। ठीक है, जो फिर हमें बता देता है कोई ओवुलेटरी डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, ओवुलेशन का तो कोई डिसऑर्डर नहीं है। इसके अलावा जो है ना पीसीओस के लिए भी करा रहे होते हैं हम लोग, एंडोमेट्रियल बायोप्सी वगैरह, अल्ट्रासाउंड कराते हैं पीसीओस के लिए क्योंकि फॉलिकल्स जो है ना पॉलीसिस्टिक होती है तो वो हमें उसमें दिख जाती है, जैसे कि इसमें दिख रही है अल्ट्रासाउंड स्कैन में पॉलिसिस दिख रही हैं। उसके अलावा जो हमने ट्यूबल फैक्टर की बात करी कि हम ट्यूबल फैक्टर्स के लिए जो टेस्ट कराते हैं वो है HSG, हिस्टेरोसोनोग्राफी कराते हैं, लेप्रोस्कोपी एंड डाई टेस्ट कराते हैं, और सोनो हिस्टेरोपिनोग्राफी कराते हैं। तीनों के टेस्ट के सब नाम पता होना तो मोर देन इनफ है। एक्चुअली में इतने क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते कि क्या क्या कराएंगे, आपको नाम भी पता होना तो मोर देन इनफ है। हिस्टेरोसल्फेंजोग्राम कराते हैं जो कि एक एक्सरे प्रोसीजर है, डाई डालते हैं कॉन्ट्रास्ट जिसकी वजह से पता चल जाता है कि कहाँ पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है या कोई और मसला तो नहीं है, ट्यूब का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इस तरीके से कुछ दिखता है जब हम ये हिस्टेरोसल्फेंजोग्राम कराते हैं। HSG कॉन्ट्रास्ट वाला, ये देखें अभी बता रहे हैं हमें कि कहाँ कहाँ डाई जा रही है, कहीं ब्लॉकेज होगी तो वो वहाँ रुक जाएगा। ठीक है, सोनो हिस्टेरोग्राफी कराते, हिस्टेरोस्कोपी कराते हैं। अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो ना तो फिर हम लोग डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की तरफ चले आते हैं। अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस में तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या करवा रहे थे हम लोग। मेन टेस्ट कौन से था हमारे पास, टेस्ट फॉर ओवुलेशन, टेस्ट फॉर ट्यूबल पेटेंसी एंड और अल्ट्रासाउंड। एक वो तो ट्यूबल पेटेंसी में ही आ गए, एक मिनट, हाँ ये वाली स्लाइड। और एसटीडीज के लिए टेस्ट करवा रहे थे, माइक्रोस्कोपी सर्वाइकल म्यूकस की करा रहे थे। ठीक है, मेन टेस्ट अब नई इन्वेस्टिगेशन में ये करवाने हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें ना तो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइन कॉज होगा हमारे पास। एक मिनट, अंडरलाइन कॉज होगा, कोई एज है पेशेंट की, अगर वो 35 से अबव है या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करी तो उन सब के ना अलग अलग अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइन कॉज की वजह से होगा। अगर क्या पता वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रही तो हम उसके ड्रग्स उन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को विड्रॉवल कराएंगे, ये सब देखे। अगर पीसीओस की पेशेंट है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एनोवुलेशन को ट्रीट करेंगे। अगर कोई ओवेरियन डिसऑर्डर है बीएमआई को डिक्रीज करवाएंगे, इसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाएंगे। अल्कोहल एक्सेस ले रही है तो वो मना करे, सिगरेट को मना करेंगे। ठीक है, और कुछ अगर ओवुलेशन को इंडक्शन करानी है हम लोग को, मतलब ओवुलेशन तो हो रही है लेकिन डिक्रीज ओवुलेशन हो रही है तो उन पेशेंट में हम लोग दे रहे थे क्लोमिफीन सिट्रेट। ये एंटी एस्ट्रोजन ट्रीटमेंट है, सिर्फ उन पेशेंट्स में यूज होगा जिनमें कोई हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस का मसला होगा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओस में मेनली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, क्लोमिफीन सिट्रेट दे रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है ना पीसीओस में अगर ये हमारे पास क्लोमिफीन सिट्रेट नहीं काम करती तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंजेक्शंस दे रहे होते हैं। इसके अलावा मेटफॉर्मिन देते हैं, लेट्रोजोल, ब्रोमोक्रिप्टीन देते हैं पीसीओस के पेशेंट में, ताकि जो है ना ओवुलेशन इंडक्शन हो जाए। मतलब मेन पर्पस क्या है हमारा कि हमने अगर ओवुलेटरी डिसऑर्डर है ना तो उसका या तो ओवुलेशन को बढ़ाना है, इंडक्शन करानी है ओवुलेशन की, ये सब दे के हम लोग अंडरलाइन जो है ना ट्रीट कर रहे हैं कॉज को। फिर पीसीओस का ना अलग से हमारे पास टॉपिक है, मैं वो आपको अलग से बताऊंगी, लेकिन मेन आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि हम लोग क्या क्या कराएंगे। एक तो हमारे पास क्लोमिफीन सिट्रेट है,
ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंजेक्शंस हैं, मेटफॉर्मिन, लेट्रोजोल, ब्रोमोक्रिप्टीन है। ठीक है, अगर सबसे नहीं ठीक होता, कोई अंडरलाइन कॉज है, तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। लेप्रोस्कोपिक या हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरी करेंगे और ट्यूबल सर्जरीज करेंगे अगर जो है ना फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या ब्लड से फिल्ड है, फ्लूइड फिल्ड है, हाइड्रोसेल्पिंजिक्स है, तो हम इनमें ना ट्यूबल सर्जरीज कर देंगे। ठीक है, डेट्स इट।